हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्या रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था। रेशियो एनालिसिस जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, इट इज अ टूल टू मेजर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अगर मेजर करना है तो रेशियो एनालिसिस इज अ गुड टूल। रेशियो एनालिसिस एक बढ़िया टूल है जिसके जरिए हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा, इट इज अ रेशियो एनालिसिस इज अ टूल। Ratio analysis is a tool by which we can measure the weak and strong point of a business, है ना। बिजनेस की वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ये लिक्विडिटी रेशियो से हम क्या पता करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो से हम पता करते हैं कि कंपनी की एबिलिटी, कंपनी की कैपेसिटी टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, कि क्या उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या होता है, हम लोग करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2:1। आइडियल रेशियो इज दिस वन। तो 2:1 एक आइडियल रेशियो माना जाता है। 1.5 है तब भी ओके माना जाएगा, एक्सीलेंट है, ओके मतलब। लेकिन हाँ, एक से कम अगर जाता है तब तो दिक्कत है। फिर हम लोग ने स्टडी किया था इसके बाद क्विक रेशियो, या फिर जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका आइडियल रेशियो 1:1 भी अच्छा माना गया है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्विक एसेट कैसे निकलती है, करंट एसेट में से दो एसेट हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड, तो आपकी क्विक एसेट पता चल जाती है। उसको अपनी करंट लाइबिलिटी यानी कि क्विक लाइबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या पता चल जाता है, क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है ना। तो इसका 1:1 भी होगा। 1 रुपये लाइबिलिटी है तो 1 रुपये आपका अगर क्विक एसेट भी होनी चाहिए एटलीस्ट, तब तो अच्छी पोजीशन मानी जाएगी, अदरवाइज दिक्कत है। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कल सॉल्व किया था, असाइनमेंट भी किया था। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी नाम ही है प्रॉफिट एबिलिटी, प्रॉफिट कमाने की क्षमता। अगर आपको किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एबिलिटी को चेक करना चाहते हो कि कि जो भी कंपनी है, सो एंड सो कंपनी है, वो कितना अच्छा प्रॉफिट कमा ले रही है, कितना परसेंटेज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको चेक करना है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए करते हैं। देखो, इससे पहले जो जो रेशियो थे, आपने ये जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपने पढ़ा, इसको हम लोग रिजल्ट हमेशा किस में बताते हैं, अनुपात में बताते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा जो भी आएगा, मान लो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1.9 आ रहा है, 1:1, आप लोग कर लेना, अनुपात में बताते हैं। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा हम किस में बताते हैं, जैसे जीपी रेशियो किस में आएगी, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में डालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 है। यहाँ भी नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए, अब यहाँ पे कई लोग सेल लिखते हैं, कई लोग नेट सेल लिखते हैं। तो सेल और नेट सेल में क्या फ़र्क होता है भाई, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दो तो नेट सेल आ जाती है, बस और कुछ नहीं। फिर हमने पढ़ा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाया और कितना हमारा निकल गया। जैसे मैंने कल एग्जांपल नेक्स्ट पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि सपोज करो हमने क्या किया, हमने 15 लाख की एक बुलेरो खरीदी और उसको हम सट्टे पे चला रहे हैं। हमने पहले साल कितनी अर्निंग की, 5 लाख रुपए। इसका मतलब समझे, हमने 15 लाख लगाया और पहले साल में 5 लाख निकाल लिया। यानी कि पूरी पूंजी निकालने में हमें कितना समय लगेगा, 3 साल, करीबन 3 साल लगेगा, और हम पूरा 15 लाख रुपए जो लगाए हैं वो मेरा निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा हमने लगाया वो मेरे को रिटर्न कब हमें मिल रहा है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो भी कुछ आपने, देखो अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने जो भी कुछ किया हो, अपने जेब से लगाया हो प्लस लोन लेके लगाया हो, सबको जोड़ो, वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है। जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारा का सारा जोड़ लीजिए, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा तरीके से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ ईपीएस की बात हो रही थी, हम लोग ने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि देखो ईपीएस अगले जो है ना, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये कौन कैलकुलेट करता है, ऐसी कंपनियां जिनका शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जाता है।
अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड हो, वहाँ पे आपके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे कि रिलायंस के शेयर्स होते हैं, टाटा के शेयर्स होते हैं, एमआरएफ के शेयर्स होते हैं, एचसीएल के बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं, उनके शेयर्स अगर खरीदे बेचे जाते हैं तो उन कंपनियों के लिए ये रेशियोज हैं। ऐसी कंपनी जिनका मार्केट में शेयर है ही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ही नहीं, शेयर खरीदा बेचा जाता ही नहीं है, तो उनके लिए ये सब कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी, मतलब इनके लिए ये सब कैलकुलेट करना बेकार है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज द पोर्शन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितनी प्रॉफिट एक शेयर पे हमने अर्न की, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, समझ रहे हो, तो पता चल जाएगा कि एक शेयर पे कितने की अर्निंग हुई है। तो ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आपको पता है जो भी नेट प्रॉफिट आएगा सबसे पहले हमें टैक्स देना है, तो पहले टैक्स दे दो। टैक्स देने के बाद फिर क्या होगा, अब डिविडेंड बांटना है, लेकिन डिविडेंड किसको बांटोगे, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबसे पहले खड़े होते हैं डिविडेंड लेने के लिए, तो उनको पहले उनका फिक्स परसेंटेज होता है डिविडेंड का, तो वो पहले दे दो, तो टैक्स दे दो और उनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दे दो। अब जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट बचेगा, यानी प्रॉफिट में से टैक्स हटा दो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हटा दो। अब जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। मान लो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है कितना, 10 लाख रुपए, और तुम्हारे शेयर होल्डर्स कितने, 1 लाख, 1 लाख शेयर होल्डर है तुम्हारे, तो उस 10 लाख को डिवाइड कर दोगे 1 लाख से तो कितना आएगा, 10 रुपए। यानी एक शेयर पे कितने की अर्निंग हो रही है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, 10 रुपए। एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ है, 10 रुपए। अब यहाँ पे कहा भी है अ हाई रेशियो रिप्रेजेंट्स द बेटर इन द कंपनी। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कहीं भी आइडियल रेशियो नहीं बताया है, कहा है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट, अब डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब हम कितना शेयर डिविडेंड हम बांट रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जितना ईपीएस आया हो, जितना अर्निंग पर शेयर हुआ हो हम उतना ही बांट दें। हमको पता है उसमें से हम कुछ पैसा अलग करते हैं, मे बी रिजर्व में डाल सकते हैं, मे बी फ्यूचर में कोई हमें नया वेंचर स्टार्ट करना हो उसके लिए हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, समझ रहे हैं। अवेलेबल 10 लाख है, सपोज जैसे पिछला एग्जांपल मैंने क्या बोला, 10 लाख रुपए अवेलेबल है। एग्जांपल मान लो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बच रहा है कितना, 10 लाख रुपए, है ना। और इसको हमें देना कितने लोगों को, 1 लाख शेयर होल्डर है हमारे, तो नॉर्मली डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, एक शेयर पे 10 रुपए की अर्निंग हो रही है, एक शेयर होल्डर के लिए 10 रुपए अवेलेबल है, इतना कमाया गया है। फिर हमने शेयर होल्डर से ही बोला कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी और सोच रहे हैं, उसके लिए कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए, तो शेयर होल्डर से परमिशन लिया कि 4 लाख रुपए हमें और चाहिए, उसको निकालने दीजिए। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है सर निकाल लो, कोई इशू नहीं। तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 4 लाख, 40% माइनस कर लिया हमने, बचा 6 लाख रुपए। यानी कि अब ये 1 लाख शेयर होल्डर्स में बटेगा कितना, 6 लाख रुपए। यानी कि एक शेयर होल्डर को मिलेगा कितना, अर्निंग हुई है 10 रुपए बट डिविडेंड कितना मिल रहा है। सवाल उठता है बाकी 4 लाख कहाँ गया, बाकी 4 रुपए कहाँ गया, वो एक नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा अलग कर लिया गया, समझ रहे। जैसे तुम ही अगर सैलरी कमाओगे, मान लो कल को 20 या 25 हजार कमाओगे, तो क्या पूरा 20-25 हजार रुपए खा जाओगे, नहीं ना, कुछ रिजर्व करोगे ना, दैट्स इट। वही वाली बात बता रहा था। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड कितना अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ डिविडेंड कितना अवेलेबल था, यहाँ तो था 10 लाख, लेकिन डिविडेंड अवेलेबल कितना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए किया हमने, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखना, डिविडेंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। लिखा भी है अ लो डीपीएस मींस अ कंपनी हैज कीपिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। नहीं समझे, समझ में आया ना। जिसका डीपीएस बहुत कम होता है, ईपीएस ज्यादा बट डीपीएस कम आ जा रहा है, इसका मतलब मेजर पोर्शन वो रिजर्व कर रहा है, मेजर पोर्शन वो क्या कर रहा है, नया बिजनेस खोलने में लगा रहा है ना। किसके लिए लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, फ्यूचर के लिए। एंड हाई डीपीएस, अगर हाई डीपीएस है इट मीन्स कंपनी इज पेइंग लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग टू द कॉमन शेयर होल्डर्स, इसका मतलब अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा बांट रहा है, सही है। वेदर अ डीपीएस इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर्स।
अब हमें क्या चाहिए, हम कैसे, हम मैं मान लो इन्वेस्टर हूं, मैं कहाँ अट्रैक्ट होऊंगा। अब मेरा 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 मेन मकसद क्या है, मेरे को अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाना है, मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। मुझे पता है कि यार मुझे ना हाई डिविडेंड चाहिए, तो मैं ऐसी कंपनी को पकड़ूं जिसमें डीपीएस हाई मिलता हो। सही है कि नहीं सही है? मैं उनका डीपीएस चेक करूंगा जहाँ पे डिविडेंड अच्छा मिलता हो। और लेकिन मेरे को ना ऐसी कंपनी जो अभी नई नई है उसमें इन्वेस्ट करना जिसमें लॉन्ग टर्म मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसका डीपीएस क्या होगा, लो होगा। क्योंकि मुझे पता है ये कंपनियां लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है, लिखा भी है। तो इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हाई डीपीएस इज यूजुअली प्रिफर्ड फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु परचेज शेयर्स अर्न रेगुलर डिविडेंड। जिनको डिविडेंड ज्यादा कमाना वो हाई डीपीएस करने कवर करेंगे, ऐसी कंपनी को चूज करेंगे। अ लो डीपीएस इज अ गुड फॉर दोज हु सिक एप्रिसिएशन इन द वैल्यू शेयर इन फ्यूचर। जिनको अपने शेयर की वैल्यू अधिक चाहिए कल को। जैसे तुमने सुना होगा कि किसी ने कोई नई नई जब कंपनी गूगल खुली थी उस टाइम पे थोड़ा सा पैसा शेयर में लगाया था। या फिर इस तरह की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी, आज के समय वो कंपनी बहुत बड़ी हो गई लेकिन उस समय बहुत छोटी सी कंपनी थी, और उसमें उन्होंने शेयर में पैसा लगाया, और आज उतने उनके 2% 3% शेयर की वैल्यू करोड़ों में है। क्यों करोड़ों में है? क्योंकि उस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां होती है। आपने स्टार्टिंग में उसमें पैसा लगाया, फ्यूचर देखा, क्या देखा? और फ्यूचर सब लोग नहीं देख पाता। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ऐसे है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको पी रेशियो भी बोलते हैं। 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? 1 रुपया कमाने के लिए तुम्हें कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, तुमको ये कैलकुलेट करना है। तो तुम पी रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो पी रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर देख लो, और तुम्हें अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, ईपीएस कितना हो रहा है। यानी कि अगर आपको पी रेशियो निकालना है तो उसके लिए आपका ईपीएस का पता होना जरूरी है। किसी क्वेश्चन में कह दिया पी रेशियो, समझ जाना ईपीएस तो निकालना पड़ेगा। तो पी रेशियो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये थी ईपीएस, ये क्या था? ईपीएस। ये अर्निंग पर शेयर था। अब ये 10 रुपए की अर्निंग हो रही है, लेकिन अब शेयर का दाम कितना है? तो सपोज करो शेयर का जो मार्केट प्राइस जो है, एमपीएस, एमपीएस मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, उसका शेयर का दाम कितना है? 100 रुपए। यानी 100 रुपए लगाए हैं तब जाके 10 रुपए कमा रहे हैं। समझ रहे हो? अब तुमको लगाना है ईपीएस, यानी 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए लगाना पड़ा। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, 200 रुपए, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। 200 रुपए लगाना पड़ा 10 रुपए कमाने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए कितना लगाना पड़ा, जल्दी बताओ। 20 रुपया पक्का? तुमने क्या किया, तुमने मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दिया ईपीएस से, ये ना किए हो तुम? अभी अभी दिमाग में ये ना किए हो? इसको डिवाइड कर दिए कितने से? 20 रुपए लगाना पड़ा 1 रुपए कमाने के लिए। यही होता है पी रेशियो। अब सर लेते पी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दो कंपनियां हैं, पता चला एक एमआरएफ है और फिर एक सपोज करो सपोज इन्फोसिस है ना। दो कंपनी है, दोनों कंपनी के शेयर्स हैं। सपोज अब एमआरएफ का शेयर, अब चलो नेट चल रहा है तो देख लेते हैं, नहीं चलता तो नहीं देखते। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सा कौन सा साइट खोलते हैं, moneycontrol.com। पहले बार बता चुका हूँ आप लोग को, moneycontrol.com हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। इसमें मैंने लिखा सिर्फ एमआरएफ लिखा है ना। अच्छा, moneycontrol.com पे अपने एमआरएफ लिखा तो एमआरएफ शेयर का प्राइस यहाँ देखने को मिल जाना चाहिए, एमआरएफ, ये। तो इस पे क्लिक करते देखो इसका प्राइस आ गया 1,31,000। एक शेयर का दाम इसका कितना है? 1,31,027 रुपए, एक शेयर का दाम। ठीक है ना। इसका शेयर का दाम देखते हैं। इन्फी नाम से इन्फोसिस, एक शेयर का दाम 1,949 उनसठ रुपए। सही है ना। तो ये इसके एक शेयर का दाम है। बात समझे कि नहीं समझे? अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें, एमआरएफ के एक शेयर पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है कितना? 10,000 रुपए। एक शेयर खरीदूंगा साल भर में मैं 10,000 रुपए
कमा लूंगा डिविडेंड के रूप में, करीबन डिविडेंड बांटा। इसने कितना डिविडेंड बांटा, बात समझे कि नहीं समझे? आप सपोज करो इसने डिविडेंड बांटा, हमें सपोज इन्फोसिस से हमें डिविडेंड मिल रहा है करीबन 20 रुपए। कितना मिल रहा है? 20 कह रहा हूँ, सपोज 25 रुपए मिल गया डिविडेंड मुझे, कुछ समझे? यहाँ डिविडेंड कितना मिल रहा है? 25 रुपए। यहाँ डिविडेंड कितना मिल रहा है? 10,000 रुपए। सवाल उठता है 1 रुपए कमाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़ा। अगर तुम ये चेक करना चाहोगे तो तुम यही देखोगे ना, तुम तो अपना डिविडेंड से कंपैरिजन करोगे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग एमपीएस को ईपीएस से, तो 13 रुपए लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 78 रुपए लगाना पड़ रहा है। तो कौन सा बेटर है? बात समझे कि नहीं समझे? जाहिर सी बात है हमारा एमआरएफ का शेयर ज्यादा है। अब इसी को थोड़ा चेंज करता हूँ और ट्विस्ट करता हूँ। सपोज इन्फोसिस ने हमें पैसा कितना, हमने डिविडेंड कितना दिया, सपोज इन्फोसिस ने हमें डिविडेंड दिया 110 रुपए, सॉरी 110 भी कम है, 150 रुपए, चलो बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे सपोज करो हमने 1900 कितना लगाया और हमें वो डिविडेंड कितना दे रहा है, 150 रुपए, और यहाँ 1,31,000 10,000। अगर डिविडेंड कोई देखेगा तो पक्का वो अट्रैक्ट होगा 10,000 की तरफ कि 10,000 रुपये ज़्यादा डिविडेंड है, ये 150 रुपये तो कम है। लेकिन अगर वो देखेगा ईपीएस, सॉरी पी रेशियो अगर चेक करोगे, पी रेशियो चेक करोगे तब तुम्हें पता चला यार दोनों तो सेम है। बेटर विल भी कि हम इसी में इन्फोसिस के शेयर्स खरीदें, जितने में हम इसमें हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, इसमें हमें क्वांटिटी कम मिलेगा। और अगर सपोज करो इस कंपनी ने 200 रुपये डिविडेंड दिया होता तो भी कोई देखता है यहाँ 10,000 मिल रहा है वहाँ 200, तो कुछ नहीं है। लेकिन जब तक तुम ये कंपेयर नहीं करोगे कि यहाँ तो 9 ही रुपए लगाना पड़ रहा है 1 रुपए कमाने के लिए, और यहाँ 1 रुपए कमाने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है, 13 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। नहीं समझे? तो पी रेशियो का मतलब समझ में आया, 1 रुपए कमाने के लिए तुम्हें कितना रुपए लगाना पड़ रहा है ये चेक करने के लिए। तो पी रेशियो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वही एमपीएस अपॉन ईपीएस। दिस रेशियो हेल्प्स टू फाइंड आउट वेदर द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अगर आपको देखना है कि इसके शेयर्स अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यूड है। अगर ये कंपनी अगर हमको डिविडेंड देती सपोज 5,000 रुपये, तो हम समझ जाते हैं ये ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यूड है। ये क्या है? अंडर वैल्यूड है, दिख रहा है, सही है ना? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ऑन द फॉलोइंग बेस। ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था ना प्रैक्टिस, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना था ये, कैलकुलेट द ईपीएस डीपीएस एंड प्राइस अर्निंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 10 लाख रुपीज। कितना है? 10 लाख। ये टैक्स देने से पहले टैक्स कितना देना है, 30%। आपको पता है कंपनियां 30% टैक्स देती हैं, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख। 10 लाख पे आपको पता है पहले आपने वादा कर रखा है कि 10% आपको डिविडेंड देंगे, यानी 10 लाख पे कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख के, और एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे बताओ? अगर 10 लाख शेयर कैपिटल है, एक शेयर का दाम 10 रुपए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने निकले, 1 लाख। क्लियर है? रिटेन्ड अर्निंग कितना रिजर्व कर रही है कंपनी, 60% रिजर्व कर रही है। मार्केट प्राइस उसका इस समय शेयर का दाम कितना है मार्केट में, 30 रुपए। चलिए देखते हैं। ईपीएस देखो यहां से सॉल्व किया है, नेट इनकम बिफोर टैक्स में माइनस करोगे टैक्स, माइनस करोगे डिविडेंड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपने 10 लाख कमाया था, उसमें तो 3 लाख रुपए आप टैक्स दे दोगे, 1 लाख रुपए तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख। कैसे 1 लाख पता चला, ये देखो ना, 10 लाख शेयर कैपिटल थी इक्विटी, और 10 रुपए का एक शेयर था, डिवाइड कर दो तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, यानी 6 रुपए ईपीएस है आपका, अर्निंग पर शेयर 6 रुपए। एक शेयर पे कितने की अर्निंग हो रही है, 6 रुपए की।
अब डीपीएस निकालते हैं। आपको पता है कितना रख देना है, 60% तो हम रिटेन करेंगे। तो 10 में से 4 गया तो 6 लाख बचा। 6 लाख में भी कह रहा हूँ 60% हम रिटेन कर लें। तो 60% रिटेन मतलब 6 लाख का 60% 3,60,000 ही आएगा। इतना तो रिटेन कर लोगे तुम। बांटोगे कितना? 240। 240 को डिवाइड करो 1 लाख से, तो 2 रुपये 40 पैसा हम डिविडेंड बांटने वाले हैं, डिविडेंड पर शेयर। अब पी रेशियो निकालते हैं। मार्केट प्राइस पता है 30 रुपए, उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, कितना? 6 रुपए। यानी 1 रुपए कमाने के लिए कितना लगाना पड़ा? 5 रुपए। पी रेशियो ये हो गया। क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट, आज जो पढ़ना है वो क्या है? आगे का टॉपिक जस्ट लाइक एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज टर्नओवर? तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें एक्टिविटी या टर्नओवर की, तो टर्नओवर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सा, अगर हम टर्नओवर को समझना चाहें तो ये सपोज करो अगर मैंने क्या किया, परचेज किया गुड्स को, और फिर ये उठा के मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये हुआ कितना? ये हो गया एक टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग अभी तक पढ़ते थे, जीएसटी पढ़े थे, तो टर्नओवर का मतलब हम लोग बोलते थे सेल, कि भाई 40 लाख से ज़्यादा हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना। तो वहाँ टर्नओवर का मतलब हम सिंपली सेल से लेते थे। लेकिन यहाँ पे टर्नओवर का मैं कंप्लीट मीनिंग समझा रहा हूँ। कंप्लीट मतलब एक सर्कल होता है, एक साइकिल चलता है ना, तो एक साइकिल हम टर्नओवर एग्जैक्टली बोलते हैं। यानी अगर हम कर रहे हैं क्या, गुड्स को परचेज, तो हाफ टर्नओवर, हाफ हुआ, हाफ सर्कल चला। फिर जब उसको सेल कर दिया, ये फुल सर्कल हुआ। फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। खरीदना बेचना इज अ वन टर्नओवर, वन सर्कल कंप्लीट होता है। सही है ना? फिर खरीदते हो, फिर बेचते हो, फिर खरीदते हो, फिर बेचते हो। हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग दिस पूरे साल भर में? समझ रहे? तो यहाँ पे टर्नओवर की बात हो रही है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी रेशियो हम क्यों पता लगाते हैं? These ratio indicate the speed at which activities of the business are performed. कितने जल्दी तुम्हारा बिजनेस अच्छा, कितना अच्छा परफॉर्म तुम कर रहे हो अपने बिजनेस में। The improve important activities ratios are inventory turnover ratio. इन्वेंट्री का टर्नओवर तुम्हारा कितना है? तुम कहीं दुकान देखे होगे, कहीं ऐसी भी शॉप देखे होंगे जहां पे बहुत क्राउड रहता है, सही है? और कई ऐसी भी शॉप देखो जहां क्राउड नहीं रहता है, सही है? तो जहां क्राउड रहता है, समझ जाओ वहां का इन्वेंट्री टर्नओवर तो हाई होगा। आज आएगा सामान, बिकेगा, फिर आएगा, फिर बिकेगा, सही है? और जिसके यहाँ क्राउड कम है, पता चलता है उसके दुकान में सामान रखे रखे एक्सपायर भी होता जाता है, ठीक है? क्योंकि वहां कोई जा ही नहीं रहा सामान खरीदने। तो जो सामान रखा हुआ है वो भी उसका बेचारा का पड़ा पड़ा क्या हो जाता है। कभी कभी नहीं सामान मांगते हो ऐसी दुकान से, पता चला सामान दिया वो भी एक्सपायर, ठीक? तो उसका टर्नओवर, तो जितना आपका बिजनेस का टर्नओवर हाई होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब क्या हुआ? इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब इन्वेंट्री आया और इन्वेंट्री गया, ठीक है ना? मान लो मेरा एक महीने में एक गत्ता पार्ले जी बिस्किट बिकता है हमारी, मान लो राशन की ग्रोसरी की शॉप है, एक महीने में एक पार्ले जी गत्ता मैं बेच लेता हूँ, तो साल भर में मेरा कितना टर्नओवर हो रहा होगा? 12। एक महीने में एक गत्ता खरीदता हूँ, बिक जाता होगा, फिर अगले महीने फिर खरीदता हूँ, फिर बिक जाता होगा, फिर अगले महीने फिर खरीदता हूँ, फिर बिक जाता। साल भर में कितना टर्नओवर कर रहा हूँ? 12। 12 बार खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। सपोज तुम्हारा टर्नओवर कितना है? तुम्हारा साल भर में तुम 6 ही बार कर रहे हो। तो जिसका टर्नओवर कम है, इट मीन्स उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। जिसका टर्नओवर हाई है, इट मीन्स उसका प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा। सिंपल सी बात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सिंपल यहाँ पे हम टर्नओवर रेशियो से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इट इज इन्वेंटरी टर्नओवर, इट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स टू एवरेज स्टॉक इन ट्रेड। इट मीन्स हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड, कितने जल्दी तुम्हारे सामान बिक जाता है। अभी दुकान पे लाए, कल ही लाए, आज ही बिक गया। तुम लोग के आसपास कॉलोनी में देखे होंगे, कई एक शॉपकीपर होते होंगे जो महीने में एक बार जाते खरीदारी करने, और कई ऐसे भी शॉपकीपर होंगे जो हर हर हफ्ते भी जाते खरीदारी करने। नहीं समझे? हर हफ्ते जाते हैं, इसका मतलब क्या है? उसका टर्नओवर हाई है सर। लाता है बिक जाता है, लाता है बिक जाता है। तो सर क्यों नहीं पूरे महीने का भर के लाते लेते आता है? भैया उसके पास जगह नहीं है शॉप में, कितना लेके आएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम्हारे कोई फेवरेट गोलगप्पे की दुकान है?
बहुत अच्छा बनाता है, पता चला 7 बजे के बाद जाएंगे गोलगप्पा खत्म। इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है, इन्वेंट्री टर्नओवर उसका क्या है, हाई है भाई। 7 बजे के बाद गोलगप्पा बचता नहीं है उसके यहाँ, ये हालत है। सॉरी, क्लियर सबको? तो सेम चीज है। और कहीं जगह ऐसी है गोलगप्पा खत्म ही नहीं होता है, शाम को बेचारा वापस ले जाता है ठेले पे, इसका उसका टर्नओवर क्या है, लो है। अब बताओ कौन ज्यादा कमा रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए देखते हैं इसको। अब देखो, दिस रेशियो इज लाइकली टू डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। कैसे? अब आप टर्नओवर रेशियो को सबको ना एक एक समान नहीं देख सकते। एक साबुन बिकने की के जो रेट में और एक कार बिकने के रेट में फर्क होगा। नहीं समझे? साबुन कल खरीदे आज बिक जाएगा, कार कल खरीदे आज ही नहीं बिक जाएगा। पहला नंबर, दोनों के टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, गैप मिलेगा आपको। उसका टर्नओवर में टाइम लगता है, किसके? कार में। साबुन के बिकने तो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, आज खरीदा कल बिक जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन कार खरीदोगे शोरूम में थोड़ा दिन लगा रख के रखना पड़ेगा, तब जाके बिकता है, इतने जल्दी नहीं बिकता। क्लियर? तो उसमें टाइम लगता है। Other things remaining the same, an increase in the speed of the stock turnover indicates a relatively low level of stock and that increases the profit. सही है? Conversely, the decline in the stock turnover ratio indicates stocking of the goods and low sale volume and low amount of profit. Are you getting my point? जिसका हाई टर्नओवर है, स्टॉक ला रहा है, बिक रहा है, प्रॉफिट देके जा रहा है। जिसका स्टॉक टर्नओवर कम है, स्टॉक लाया है, दुकान में पड़ा है काफी दिनों से, समय ले रहा है उसको बिकने में, फिर निकल तो रहा है लेकिन बड़ा स्लो, काफी समय बाद बिका, और फिर प्रॉफिट भी काफी समय बाद मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके प्रॉफिट से भी, कि ये प्रॉफिट आपके प्रॉफिट का भी सीधे सीधे बता देगा। टर्नओवर रेशियो हाई है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलता है कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सवाल उठता है, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सिंपल सा, आपको आपने सामान खरीदा, सामान को लाने में जितना खर्चा होता है, अपने दुकान तक लाने में जितना खर्चा, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो मैं लैपटॉप, अगर सपोज मेरी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल में अगर बेच रहा हूं तो इसको मोबाइल को मेरी दुकान तक लाने में कितना खर्चा हो जाता है, एक मोबाइल का दाम लगता है, लाने में भाड़ा लगता है, वो सब जोड़ दो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दो, वही रियल में होता है। अब इसको प्रोडक्ट को मैंने बेचा कितने में, तो बेचने वाली प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने इस मोबाइल की लागत पूछी, इसकी लागत क्या है जो तुम बेच रहे हो, इसकी लागत क्या है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से क्या हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो। दूसरा फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो तुमको सही लगे चला सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री ना, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2, एवरेज ऐसे ही ना निकलता है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर इज कंसीडरिंग द हैव द, यहाँ पे भी कोई आइडियल रेशियो नहीं दिया है, जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला नहीं दिया है, दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने ऐसे बता दिया, सेल्स माइनस जीपी। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई, हो जाएगा। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एनुअल सेल है 20 लाख, किसी बिजनेसमैन को बता दो, उसका टर्नओवर, खुश हो जाएगा तुम, यार क्या गजब की चीज हमको तुम बताए हो। ठीक है ना, उसकी एनुअल सेल है 20 लाख। अब किसी की भी एनुअल सेल कहाँ दिख जाती है, उसके पीएल अकाउंट में दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी? उसके ट्रेडिंग पीएल अकाउंट उठाओ, उसका एनुअल सेल वहां दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख जाएगा तुम्हें। ओपनिंग स्टॉक, वो भी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने से मिल जाता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहा है सर, 20% ऑफ सेल है, सेल का कितना परसेंट, 20%, वो जीपी कमाता है, जीपी रेशियो उसका क्लियर है, जीपी रेशियो इसमें दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,15,000, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सॉल्व होता है, सर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या, नहीं ना दिया है। परचेज दिया है क्या, नहीं दिया है।
तो ये पहला फॉर्मूला तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का बेकार हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला तुम्हारा कारगर है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स की वैल्यू पता है, जीपी तुम इसका 20% निकाल लो, 20 लाख का 20% 4 लाख आएगा। तो यहां देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो 20 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिया, कितना आया 16 लाख। डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इन दोनों को जोड़ोगे 8 लाख आ रहा है। 8 लाख को डिवाइड करोगे 2 से, 4 लाख कितना है। साल भर में 4 बार तुम गुड्स खरीदते हो और बेचते हो। कितनी बार? 4 बार। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछ लूं यहीं पे, एक और क्वेश्चन, कि एक टर्नओवर करने में कितना टाइम लग जा रहा है। साल भर में 4 टर्नओवर कर रहे हो, एक टर्नओवर करने में कितना समय खा रहे हो? 3 महीना। कितने जल्दी निकाल दिया तुमने। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर पीरियड। तुमने किया क्या दिमाग में, किए क्या हो? तुमने कैसे बताया 3 महीना लगा? 12 से डिवाइड कर दिया 4 को, सही है ना। तो 12 महीने को डिवाइड कर दिया तुमने, 12 महीने में 4 टर्नओवर के, 12 डिवाइड बाई 4 यानी 12 डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आगे आपका स्टॉक टर्नओवर पीरियड, यानी एक गुड्स तुम उठा के खरीद के लाते हो ना दुकान में, उसको बिकने में कितना महीना लग रहा है। ये किसी बिजनेसमैन को बता दो, खुश हो जाएगा, खैर सही बोल रहे हैं, 3 महीना तो लग ही जाता है बिकने में। और तुमने ये पता किससे लगाया? उसके इन्हीं फिगर से। ये फिगर्स तुमको ये जवाब दे दे रहा। सोचो कितने गजब की मैथ है, कितना गजब का कैलकुलेशन है, बढ़िया चीज है ना। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, यहाँ बता रहा है वो अपनी एवरेज स्टॉक कैसे निकाला। अपडेटेड टर्नओवर रेशियो। अपडेटेड टर्नओवर रेशियो क्या होता है? डेटेड टर्नओवर रेशियो का मतलब यही है, यही सर्कल चलाओ। डेटर कब बनता है? जब उधार बेचते हैं। हमारा डेटर कब बनता है? हम उधार बेचते हैं। तो हमने उसे उधार बेचा, फिर वो हमको पैसा दिया, ये हो गया एक टर्नओवर। ये क्या हो गया? एक टर्नओवर। सैलरीड क्लास वाले हमेशा महीने के शुरुआत में आएंगे या महीने के बीच में आएंगे, उधार लेके जाएंगे और कहेंगे सैलरी आएगी तो दे देंगे, और सैलरी आती है 5 तारीख को, दे भी देते हैं। फिर आते हैं 15 को उधार लेने, फिर 5 को दे देते हैं, फिर उधार लेते हैं, फिर 5 को देते हैं, फिर उधार लेते हैं, फिर 5। तो ये होता है सर। तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग ऑन, कितना साल भर में कितना टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो रहा है तुम्हारा, ये भी तुम देख लो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो between the credit sales and average debtor. The ratio indicates the number of times per year the average balance of debtor is collected. A high debtors turnover ratio indicates an improvement in business condition. High debtors turnover अगर हाई रहेगा ना, वो भी बताता है कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उधार ले रहा है पैसा आ रहा है, उधार दे रहा है पैसा ले रहा है ना, पैसा आ रहा है, पैसे का फ्लो है। A low ratio may indicates the long credit period. अगर लो है ना, इसका मतलब है बहुत लंबे समय के लिए तुम उधार बांट रहे हो। और ज्यादा समय के लिए उधार बांटना फायदेमंद है कि नुकसानदेह? नुकसानदेह। ज्यादा उधार देना ज्यादा समय के लिए गड़बड़ हो जाता है। स्लो रियलाइजेशन ऑफ डेटर, डेटर से पैसा रियलाइज बहुत धीरे हो रहा है, गलत है। फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मैं तो फॉर्मूला कभी रटता नहीं, और मैं क्या, किसी को नहीं रटना चाहिए। तुम ये सोचो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, तो तुम ये सोचो ना डेटर बनता कैसे है, उधार बेचते तब ना। तो तुम्हें क्रेडिट सेल ऊपर रखना है और डिवाइड करना है एवरेज डेटर। तुम निकाल क्या रहे हो? डेटर ना, तो एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल को डिवाइड करना है एवरेज डेटर से। एवरेज डेटर कैसे निकलता है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग शब्द नॉर्मली हम लोग स्टॉक के साथ यूज करते हैं, डेटर के साथ नहीं। डेटर के लिए क्या बोला जाता है? डेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, डेटर एट द एंड ऑफ द पीरियड, जिसको तुम अपने लैंग्वेज में ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर बोल सकते हो। उन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2। अब क्रेडिट सेल तो आप पता लगा ही लोगे, टोटल सेल पता है, उसमें से कैश सेल हटा दो तो बच जाएगा क्रेडिट सेल। सही है। तो बहुत सिंपल सा है, हाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द सेल्स कलेक्शन पीरियड। अब डेटर कलेक्शन पीरियड यहाँ पे निकालना बहुत जरूरी है। डेटर कलेक्शन पीरियड समझ रहे हो ना, कि डेटर से कितने समय पैसा मिल जा रहा है। तो उसके लिए वही करना है, 12 से डिवाइड कर दोगे डीटीआर को, जैसे तुम अभी नहीं किए थे एसटीआर वाला, वैसे यहाँ पे करना है। अगर 365 से डिवाइड करोगे तो डेज में पता चलेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो मंथ में पता चलेगा। अब इस पे क्वेश्चन लगाते तब समझ में आएगा। कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों बताना है। क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, उधार कितना बेचे हो साल भर में? 60,000 का। एवरेज डेटर थे कितने के? 5,000।
एवरेज डेटर निकाल के दिया है और एवरेज बिल रिसीवेबल दोनों दिया है। तो बिल रिसीवेबल भी तो वही चीज़ होती है। तो दोनों का एवरेज बना दिया, दोनों को बस क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल बोल सकते हो आप। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो 60,000 को डिवाइड किया 10,000 से, सही है ना, 10,000 कैसे आया, क्लियर है ना। एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल भी तो वही चीज है। कितना आया, 6 टाइम्स। साल भर में तुम्हारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना होता है, साल भर में 6 बार, 6 बार उधार लेके जाते हैं डेटर तुम्हारे, उधार मतलब बेचते हो तुम और पैसा मिलता है 6 बार पूरे साल भर में। तो एक डीटीआर में कितना समय लग रहा होगा, साल भर में अगर 6 टर्नओवर कर ले रहे हो तो एक टर्नओवर को करने में कितना समय लग रहा होगा, 2 महीना। तो वही तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है सर। 12 से डिवाइड कर दो डीटीआर को, 2 महीना लग जाता है। उधार जो तुम बेचते हो ना उसका पैसा आने में कितना समय लग जाता है, ये भी किसी बिजनेसमैन को बता दो कि तुम्हारा एवरेज टाइम कितना लग रहा है, तुमको उधार बांट रहे हो, बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, 2 महीना उधार नहीं देना है, 30 दिन से ज्यादा का उधार मत दो। हालांकि इस समय पता है मार्केट में कितना डेज चलता है, किसी को पता है इस समय मार्केट में कितना डेज है उधार का, नॉर्मली जो लोग देते हैं 45 डेज। नहीं बैंक वाला वो तो क्रेडिट कार्ड वाला तुम बोल रहे हो, वैसे जो बिजनेसमैन भी जो उधार दे रहे हैं मतलब किसी को, नॉर्मली अगर तुम अभी चेक करोगे तो 45 डेज, नॉट मोर देन दैट। 45 दिन से ज्यादा का उधार कोई नहीं दे रहा मार्केट में, कम ही है, ज्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकला वैसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। अच्छा बताओ क्रेडिटर कब बनता है, इस बार हम जब उधार खरीदेंगे तो सेम फॉर्मूला है, देखो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। अब यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड कितना समय लग रहा है मुझे पेमेंट करने में, तो 12 से डिवाइड करोगे तो मंथ में पता चलेगा, 365 से डिवाइड करोगे तो डेज में। अब उस पे एग्जांपल नहीं दिया कि, तो चलिए कोई इशू नहीं, आगे देखेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आज इसी पे ओवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, देखो वर्किंग कैपिटल पहले आपको समझना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे के खर्चे को चलाने के लिए जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल। हर बिजनेस के हर दिन के कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को बियर करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। गले में हमेशा पैसा होना चाहिए, यानी कि काउंटर में हमेशा पैसा होना चाहिए, ताकि वो खर्चे हर दिन के वो पेमेंट कर सके। जैसे मेरा बिजनेस है, हर दिन मुझे मजदूरी देनी पड़ती है, चाय के खर्चे होते हैं, पेट्टी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह के हर दिन के कुछ, जैसे आप ही आते हो घर से निकलते हो, आपकी जेब में भी कुछ पैसे रहने चाहिए ना हर दिन के आपके खर्चे के लिए। आपके खर्चे आपके हिसाब से हैं, और बिजनेस का खर्चा, जितना बड़ा बिजनेस उस दिन के उतने के खर्चे उसके ज्यादा होंगे। तो जितने उनको पता क्या चलता है। और वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है जानना, वर्किंग कैपिटल देखो, मैंने आज अपना सारा पैसा लगा दिया, बात जरा समझना, मैंने सारा पैसा आज स्टॉक खरीदने में लगा दिया। अब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे पता है कि ये जो पैसा मैंने जो स्टॉक में लगाया है, ये स्टॉक बिकेगा, बिकने में करीबन 1 महीना लग जाएगा। कितना महीना लग जाएगा, बात जरा समझना। मैंने पूरा स्टॉक में सारा पैसा फूंक दिया, मेरे पास सपोज करो जेब में मेरे पास कितना पैसा था, मेरे पास पैसा था सपोज 1 लाख रुपए, सपोज मेरे पास 1 लाख करो, चलो 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चलो लेते हैं, 1 लाख रुपए मेरा पूरा स्टॉक में लगा दिया। लगाने के बाद मेरे पास इस समय जेब में कितना है, जीरो। अब आपको पता है ये जो 1 लाख का सामान है ना, बिकने में कम से कम कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन, 30 दिन लग जाएगा। 30 दिन बाद ये 1 लाख रुपए मेरे पास वापस आ जाएंगे बिकने के बाद, नहीं समझे। आज जो मैंने लगाया, आज मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2024 में मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, आपको पता है 30 दिन लग जाएगा वापस आने में, यानी मेरे हाथ में पैसा आएगा 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2024 में आ जाएगा पैसा, ये ठीक है मुझे पता है। सवाल उठता है 1 लाख रुपए अगर मैंने पूरा लगा दिया, मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो 30 दिन के खर्चे कैसे चलेंगे हमारे, नहीं समझे। 30 दिन के खर्चे चलाने के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए, 30 दिन के लिए, 30 दिन भैया हर दिन दुकान खोलना है, हर दिन मजदूर आएंगे, या फिर सपोज करो जो तुम्हें एम्प्लॉयज आएंगे, वो चाय पियेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब का पेटी एक्सपेंसेस भी तो कुछ ना कुछ होंगे। तो हर दिन का चलो तुम्हारा हम जोड़ते हैं, हर दिन का करीबन खर्चा तुम्हारा कितना है, एक दिन का खर्चा करीबन 1,000 रुपए है।
कितना है? तो बिजनेस को चलाने के लिए 1000 रुपये कह रहे हो, चलो 500 ले लेते हैं। 500 रुपये एक दिन का खर्चा है। तो अगर एक दिन का खर्चा है 500 रुपये, तो तुम्हें 30 दिन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 30 दिन के खर्चे चलाने के तुम्हारे पास 15,000 रुपये होने चाहिए। नहीं समझे? तो ये ही 15,000 तुम्हारी वर्किंग कैपिटल होती है। बात समझे कि नहीं समझे? अब ये 1 लाख रुपए लग गया, ये 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा 1 फरवरी को, लेकिन 30 दिन का जो डे टू डे के खर्चे उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा ही एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक। कई बार यही नहीं होता है, इसके लिए भी उधार लेता है कंपनी कि वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। सारा पैसा तो हमने स्टॉक में लगा दिया, बस पैसे ही नहीं, अब कैसे चलाएं, डेली के खर्चे कैसे मैनेज करें, तो चलो लोन लो। क्या करो? लोन लो, और कोई तरीका है? तो वर्किंग कैपिटल समझ में आया कि नहीं आया? बाकी फॉर्मूला अगर समझना है, कोई आपसे पूछता व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो लोग ये नहीं, इतना नहीं डिटेल में समझेंगे, वो सीधे बोलेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अरे सर ये तो फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर तुम्हारी करंट एसेट है कितनी? 45,000 रुपए, और करंट लायबिलिटी कितनी है? 30,000 रुपए। तो आपको पता है 45,000 करंट एसेट है, वो अगर कैश में कन्वर्ट होगा 45,000, तो उसमें से 30,000 तो चला जाएगा, रह कितना जाएगा? ये आपकी वर्किंग है। इसी से तुम अपना बिजनेस रन कर रहे हो, इसी से तुम अपना बिजनेस क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो, चला रहे हो। तो कभी इसको मत छेड़ना, यही तुम्हारा मेन है, इसी से चला रहे हो तुम बिजनेस। ये तो उधार लिया फिर पेमेंट, चलो ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया सब लोग को? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो measures how efficiently a company is using their working capital to support the giving level of sales. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है अगर, तो नेट सेल को डिवाइड कर दो किससे? एवरेज वर्किंग कैपिटल से। एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, साल के शुरुआत में कितना वर्किंग कैपिटल था, कैसे निकालोगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और साल के अंत में कितना वर्किंग कैपिटल था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज द कंपनी इज द बेटर। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ तो नेट सेल, सर नेट सेल कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। क्रेडिट परचेज कितना है? 10 लाख है। क्रेडिटर्स 1 अप्रैल को कितने के थे? 2 लाख के। क्रेडिटर्स 31 मार्च को कितना था? 3 लाख। 1 लाख के दोनों मिला के 3 लाख डिवाइड बाई 2, 1.5 लाख आएगा। बिल्स पेबल भी दिया है, 1 लाख डिवाइड बाई 2, 50,000। तो 50 और 1.5 लाख कितना है होगा? 2 लाख। तो क्रेडिट परचेज को डिवाइड करेंगे हम कितने से? क्रेडिट परचेज 10 लाख था, 2 लाख से डिवाइड कर दिए 5 टाइम्स। पूरे साल भर में 5 बार क्रेडिट टर्नओवर रेशियो होता है। पेमेंट पीरियड अगर देखोगे तो 12 से भाग दे दो, 2 महीना 40 दिन, मतलब 2.4 मंथ्स आ रहा है। और 2.4 का मतलब 2 महीना 40 दिन नहीं होता, सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। 2.4 का मतलब होता है 2 महीना 12 या 11 दिन अप्रोक्स। बात समझे कि नहीं समझे? अगला है सॉल्वेंसी रेशियो, ये लास्ट रेशियो है, इट विल बी कवर्ड टुमारो नॉट टुडे। ठीक है ना? तो सॉल्वेंसी रेशियो बस इतना मैं आपको हल्का सा समझा दे रहा हूँ, काफी हद तक समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, पढ़ा था। लिक्विडिटी रेशियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए क्या हमारी क्षमता है कि नहीं है। यहाँ पे बस उसको उलट दो, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की तुम्हारी क्षमता है कि नहीं है, ये होता है सॉल्वेंसी रेशियो। आपने एक शब्द पढ़ा था इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी क्या होता है? दिवालिया। जब व्यक्ति की लायबिलिटीज उसकी एसेट से अधिक हो जाती है और वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है कि आई विल नॉट पे, मैं नहीं पे कर पाऊंगा, वो असमर्थ होता, तो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लेता। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इंसॉल्वेंट मतलब लायबिलिटीज को पे करने की क्षमता नहीं है। तो हम इंसॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता आपकी है भी कि नहीं है, वो होती है सॉल्वेंसी रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें है बढ़िया बढ़िया रेशियो, जिसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट, ये सब आता है। समझ में आया? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। किसी भी कंपनी के ये सारे रेशियो, आपको पता है हर रेशियो कुछ ना कुछ बता रहा है। moneycontrol.com पे कोई भी कंपनी खोलते हो उसका हर एक रेशियो आप चेक कर सकते हो। तो moneycontrol.com तो पीछे ओपन किया ही था। अगर तुम किसी भी कंपनी का रेशियो चेक करना चाहते हो तो यहाँ देखो फाइनेंशियल्स में जा करके
सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनेंशियल फाइनेंशियल्स में जाओगे तो उसके बारे में बहुत सारे रेशियो, ये देखो रिजल्ट है, ये देखो रेशियोज मिला। इस कंपनी जितने रेशियोज हैं आप बैठ के चेक कर पढ़े थे अभी। ईपीएस रेशियो, ईपीएस दिखा कि नहीं दिखता है 65, डाइल्यूटेड ईपीएस, ईपीएस। तो ये सारे डिविडेंड देखो कितना बांटा है 46। सोचो ईपीएस अर्निंग कितना होता है 65, लेकिन बांटा कितना है। मैं तो इसे हाई बोलूंगा, ज्यादा बांट रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से पीबीआई डीआईटी का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आगे दिया प्रॉफिट, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ठीक है ना। इसका मेन तुम देखते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 21% है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है 21% है। और इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितनी आती है, फिर टैक्स वैक्स देना पड़ता है भाई। तो नेट प्रॉफिट गिर के आ जाती है 21.12 पे। तो इस तरह से लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो क्या है 2:2.62। अब बताओ इनका रेशियो अच्छा है कि खराब। बढ़िया है, करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, और 3 तक हो तो बहुत एक्सीलेंट माना जाता है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो तो और खतरनाक है भाई, 1:1 होना चाहिए, इनका तो 2.62:1 है, ठीक है। तो ये सब है सर। तो जो आप रेशियो पढ़ रहे हो ना सर, फालतू नहीं है, बहुत काम की चीज है। और इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि फलानी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ये इन्फोसिस का है। दूसरा नंबर, टैली पूरा पढ़ गया ना। टैली कई लोग यहाँ पे पूरा पढ़ चुके हो, लेकिन टैली में जो सब कुछ करते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कितनी बार चेक किए, नंबर ऑफ टाइम्स। स्टॉक समरी भी नंबर ऑफ टाइम्स। एवर यू हैव इंटर ऑन दिस पॉइंट रेशियो एनालिसिस, बिकॉज व्हाट वी डोंट नो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। तो इसलिए टैली में मैं बताता भी नहीं हूँ, क्या अभी फायदा बताने का आपको जब पता ही नहीं रेशियो के बारे में। ये सोचो टैली पढ़े कौन बच्चा पढ़ता है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे रेशियो एनालिसिस एडवांस्ड अकाउंट्स में, अभी जाके पढ़ रहे हैं। और अब जाके आप समझ रहे हो एग्जैक्टली रेशियो एनालिसिस का मतलब। उस समय मैं बताता रेशियो एनालिसिस को समझ में आता नहीं आता। बहुत से बच्चे टैली पूरा पढ़ जाते हैं, उन्हें रेशियो एनालिसिस पता ही नहीं होता है। तो रेशियो एनालिसिस अब देखो, याद देखो करंट रेशियो है कि नहीं है, क्विक रेशियो है कि नहीं है, फॉर्मूला भी देखो लिखा है, भूल गए फॉर्मूला तो याद कर लेना, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में से क्या क्या हटाना है, स्टॉक इन हैंड हटा देना है, प्रीपेड हटा देना, फिर करंट लाइबिलिटीज डिवाइड, डेप्ट इक्विटी रेशियो, जीपी रेशियो, एनपीए। इसमें तो कुछ फिगर नहीं है, मैं कोई फिगर वाली कंपनी उठा लेता हूँ, शर्ट जीएसटी की कंपनी उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग रेशियो, देखो अब आ रहा है ना 1.72:1। कुछ होना चाहिए ना कंपनी के अंदर एंट्री, तब तो तुम्हें ये सब रेशियो। तो 1.72 बताओ कैसा है, ठीक है ना। ये कितना है, ये भी अच्छा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो छोड़ो, जीपी, अरे बाप रे 77.93% इनका जीपी है। जो जीएसटी वाली कंपनी किए थे ना पूरा सारा काम, वही है। और नेट प्रॉफिट रेशियो 66.01% है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 33 पॉइंट, बहुत कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है भाई। ये दोनों मिला के तो 100% है। टर्नओवर डेज, रिटर्निंग टर्नओवर, यहाँ देखो ये सब भी दे रखा, वर्किंग कैपिटल निकाल के दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी निकाल दिया 1.02। इन्वेंट्री टर्नओवर 4.52, यानी साल भर में 4 बार टर्नओवर आप कर रहे हैं, हालांकि पूरे समय की एंट्री तो थी नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी आपको टैली में रेशियो भी समझ में आ गया। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कल, है ना। कल लगभग रेशियो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको भी लगा देंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर।